हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और स्वस्थ भी होंगे। तो आज आपके जो बिहार सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर जो है बिहार स्टूडेंट के लिए, आज बिल्कुल आपको लोग का कन्वर्सेशन जो होगा बिल्कुल वो इंग्लिश में होगा। और लेसन आपका जो 2 है वाटर वाटर लेसन का आज लेक्चर फर्स्ट हम लोग करेंगे। यानी यहाँ पर वाटर का जो है ये लेसन टू आपका है वाटर लेक्चर, यानी फर्स्ट डे इनका लेक्चर फर्स्ट इसका होगा। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफली आसान भाषाओं में इसको हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देना है कि वाटर का क्या इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इनका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वाटर जो होता है वो H2O यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है बच्चा। और वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट यूजफुल नेचुरल कंपाउंड, यानी वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट एंड यूजफुल टू नेचुरल कंपाउंड। वाटर इज द मोस्ट यूजफुल टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स मीन्स हुआ कि प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑल बर्ड्स के लिए भी जरूरत होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग में क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकताएं होती हैं। ओके, यानी व्हाट इज द छोटे छोटे नोट्स आपको तैयार करना होगा। उसको आप नोट करते जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको ये चीज बताया जाएगा। ठीक है, यानी वाटर इज द मोस्ट, यहां पे मैं नोट कर देता हूं इंट्रोडक्शन में कि वाटर इज द मोस्ट, ठीक है, वाटर इज द मोस्ट abundant एंड मोस्ट यूजफुल abundant एंड मोस्ट यूजफुल, ठीक है, यूजफुल नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक जो है, नेक्स्ट इसका जो इसमें वाटर जो है, आपको पता है कि वाटर का जो यूज जो होता है कई तरह से होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेट करने में वाटर का यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इट मीन्स कुकिंग में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, सभी जगह वाटर का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है। वाटर आपने देख लिया कि H2O वाटर होता है जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आप इसको निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा यानी H2O का 2 × 1 + 16 = 18 यूनिट होता है। ये भी आप समझ में आ गया बात ना। और इट इज ऑल्सो यूज द कूलेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कूलेंट इन पावर एंड केमिकल प्लांट्स। ठीक है, कूलेंट यूज्ड एज कूलेंट, समझ में आ रही बात ना, कूलेंट इन पावर and chemical plants, coolant in power and chemical plants and chemical plants। ध्यान से देखेंगे ये, it is also used as a coolant in power and chemical plants। केमिकल प्लांट्स में भी वाटर का यूज होता है और कूलेंट में भी यूज किए जाते हैं। क्लियर है। अब इनके हम सोर्स चलते हैं। ठीक है, सोर्स क्या क्या होता है
वो देखते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर यानी सोर्स ऑफ वाटर देखेंगे यहां पर, सोर्स ऑफ वाटर यानी वाटर जो है कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है वो जानना है। ठीक है, तो वाटर जो है इसके ब्रीफ में क्लासिफाइड जो होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सरफेस वाटर, एक होता है ग्राउंड वाटर। इसे क्लासिफाइड जो किया जाता है, एक होता है सरफेस वाटर और सेकेंड जो होता है वो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ वाटर इट इज द क्लास टू क्लासिफाइड, इन्हें दो तरह से बांटा गया है। फर्स्ट इज द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मीन्स जो जमीन की सतह पर जो वाटर होते हैं वह सरफेस वाटर कहलाते हैं। एंड एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि रिवर का वाटर होता है, लेक का वाटर होता है, ठीक है, सी वाटर होता है। दीज आर सरफेस वाटर। ओके, एंड नेक्स्ट इज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इट मीन्स इट इज फाउंड इन द ग्राउंड इन अर्थ, अर्थ के निचले भाग में, यानी ग्राउंड के नीचे जमीन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि गांव में घरों में समरसेबल लगाते हैं, बोर्डिंग लगाते हैं खेतों की सिंचाई करने के लिए, तो वह पानी जो है वो जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, इट मीन्स वो ग्राउंड वाटर है। तो ये ग्राउंड वाटर कैसे आता है? वाटर साइकिल के माध्यम से, जहां पेड़ पौधे जब अत्यधिक होते हैं और वहां पे वर्षा भी अधिक होती है, टेम्परेचर जैसे जैसे ही इंक्रीज होता है तो नदी तालाब के पानी जो होते हैं वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद वो स्टीम बनकर क्लाउड बनते हैं और वही क्लाउड पुनः बरसात के रूप में जमीन पर आते हैं। कुछ सरफेस वाटर यानी गड्ढे, तालाब, पोखरे, नदी, झील इनमें चले जाते हैं और कुछ तो होता है जमीन के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इट मीन्स वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। और आपको पता है कि वाटर जो है या थ्री पार्ट्स में हो, यानी तीन हिस्से में जल है, यानी फोर पार्ट्स अगर होता है तो फोर पार्ट्स में तीन पार्ट्स जो होगा वह वाटर होते हैं और वन पार्ट जो होता है वो लैंड होता है जिस पर हम सभी रहते हैं। उसी पर फॉरेस्ट होते हैं, उसी पे डिजर्ट होता है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स एरिया होते हैं और तीन भागों में वाटर ही वाटर है। क्लियर हो गया? अब सब फर्स्ट जो है आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आपका है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो सतह पे वाटर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। तो सरफेस वाटर मैंने बताया सबसे पहला होता है कि आपका रेन वाटर, रेन वाटर, एंड सेकेंड जो होता है रिवर वाटर, रिवर वाटर, एंड थर्ड जो होगा वह सी वाटर या लेक वाटर, लेक वाटर भी कहेंगे। उसके बाद सी वाटर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस वाटर, सी वाटर। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स जो होंगे वह वेल वाटर भी होता है ना। तो ये सभी चीजें जो हैं सरफेस वाटर के अंतर्गत आते हैं, रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर एंड सी वाटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इट मीन्स जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब देखते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। यानी सेकेंड पॉइंट आपका था ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब इस ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? यानी ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर
which fall on the earth surface, percolate into the earth and continuous in the journey till a meets a hard rock where is the maybe the store during it the downward the journey. It means, मैंने बताया आपको, जब वाटर साइकिल के माध्यम से टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, ओशियन वाटर, ये सभी इवोपरेट होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स तैयार करते हैं इवोपरेट होकर। और वही क्लाउड्स जो है वह कंडेंसेशन के रूप में वाटर की ड्रॉपलेट बनकर पुनः पृथ्वी पर आके क्या करती है, फॉल डाउन होती है। और वह पानी जब जमीन पे आता है और वह जो जमीन जो होता है, इट मीन्स अर्थ जो है, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके वो कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेती है और उसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्लियर? यानी जमीन के अंदर भी पानी है और जमीन के ऊपर भी पानी है। जमीन के ऊपर वाले वाटर यानी पानी को सरफेस वाटर कहेंगे और जमीन के अंदर वाले वो पानी को क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक्स जो हैं वह टॉपिक आपका देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें यानी वाटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। यूज ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द डोमेस्टिकल पर्पस, यानी यूजेज ऑफ वाटर। यूजेज ऑफ वाटर ये आपका है यूजेज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का यूज हम लोग यूज कैसे करते हैं, यानी आपको पता है कि पानी जो है इसके बिना जल जीवन, जो जल हमारा क्या है, जल ही जीवन होता है। आप तो पढ़े हो, जल ही जीवन होता है और यानी वाटर इज लाइफ। तो पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा होगा, प्लांट भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। खेतों में जो अनाज लगाए जाते हैं उसे पानी अगर नहीं मिलेगा वह भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इनके यूजेज जो होगा यानी डिफरेंट यूजेज ऑफ द वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द डोमेस्टिकल पर्पस आर एज द फॉलो। यानी ये वाटर का जो यूज जो होगा वह डोमेस्टिकल के रूप में, घरेलू काम के रूप में भी होगा, इंडस्ट्रियल के रूप में भी होगा, औद्योगिक के कारण भी होगा। इट इज द डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर, लिख सकते हो, इट इज द डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर। ठीक है, यूजेज ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल, फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल पर्पस लिख सकते हो। ठीक है, यानी यूजेज ऑफ वाटर मैंने नोट कर दिया यहां पर। इट इज द डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द डोमेस्टिकल पर्पस। वाटर का जो यूज हम लोग कई अलग तरह से करते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियल के रूप में और डोमेस्टिकल के रूप में भी करते हैं। सपोज यहां पे करना है, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट एग्जाम्पल का होगा। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वह आपको तैयार करना होगा। सबसे पहले आपको देखना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रूप में यूज करते हैं। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले समझ लीजिए। उसके बाद है बॉयलर्स के रूप में करते हैं, बॉयलर्स के रूप में भी करते हैं। ठीक है, बॉयलर्स के रूप में करेंगे।
फोर्थ पॉइंट आपको समझना होगा, लॉन्ड्रीज के रूप में करते हैं। एंड फिफ्थ प्लान जो होगा, पॉइंट्स जो होंगे, पेपर इंडस्ट्रीज के रूप में करेंगे, पेपर इंडस्ट्रीज के रूप में करेंगे, ठीक है। एंड फॉर एक इंपॉर्टेंट जो होता है वह कुकिंग के रूप में भी करते हैं, कुकिंग के रूप में भी करते हैं, ठीक है। यहां देख रहे हो कि इन वाटर का जो यूज जो होता है इंडस्ट्रियल एंड द डोमेस्टिकल दोनों के रूप में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बॉयलर्स, लॉन्ड्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एंड कुकिंग, इन सभी पॉइंट जो मैं नोट किया हूं आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहां पर आपको देखना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रूप में किस तरह से हम लोग करते हैं, यानी दीज इंडस्ट्रीज नीड अल्ट्रा प्योर वाटर विच द शुड बी द कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड द फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ, आप देखते हो कि मार्केट में पानी की जो बॉटल तैयार होके मिलते हैं, बिस्लरीज होते हैं, एक्वागार्ड का होता है, यानी कई तरह की कंपनियां अपने अपने वाटर का क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और उन्हें कोई उसमें खट्टा मीठा कोई सी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, और जर्म रहित, यानी जो उसमें कीटाणु वगैरह नहीं होते हैं। ये आते हैं आपके पॉइंट नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रूप में। नेक्स्ट आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नीड फ्रीक्वेंट द डाइंग ऑफ द क्लॉथ्स, अर्थात जो कपड़े में डाइनिंग की जाती है, कपड़े में कलर की जाती हैं, तो उनमें यूज होता है, इट मीन्स वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। यानी उस कपड़े के लिए डाई करने के लिए वाटर की आवश्यकताएं होती हैं। इस फैक्ट्रियां में, इस इंडस्ट्रीज में वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। सो द वाटर यूज बाय दिस द इंडस्ट्री शुड बी सॉफ्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वाटर की जो जरूरत होती है डाइंग करने के लिए एंड द सॉफ्ट करने के लिए और कपड़े को बिल्कुल मुलायम बनाने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। समझ में आ गया बात ना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा बॉयलर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वह बॉयलर्स है। बॉयलर्स क्या होता है, बॉयलर्स के बारे में समझते हैं। इन द रिक्वायर्ड वाटर ऑफ द 0 ठीक है, जीरो हार्डनेस, it means water should be the free from the hardness, caustic, alkali, dissolve gases, otherwise the efficient the heat transfer is the prevented by the scale formation. बॉयलर्स में भी यूज किए जाते हैं। इट रिक्वायर्ड फॉर द 0 हार्डनेस। इस बॉयलर में वाटर को हार्डनेस दूर करने के लिए, उनमें कठोरता की जो मात्राएं होती हैं उसे दूर करने के लिए बॉयलर किया जाता है। यानी वाटर में हार्डनेस को 0 बनाने के लिए किया जाता है, और उसमें साथ ही साथ इट मीट विद कई तरह के उसमें कंपोनेंट्स को भी मिक्स करते हैं। उस कंपोनेंट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, ऑल द अल्कलीज, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी मिलाए जाते हैं। इट मींस ये बॉयलर का हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज आपको समझ में आ गया होगा। इट रिक्वायर्ड सॉफ्ट वाटर। इसके लिए सॉफ्ट वाटर की आवश्यकता होती है। फ्री फ्रॉम आयरन एंड द कलर,
लॉन्ड्री जो वॉशरमैन होते हैं, वॉशरमैन जो लॉन्ड्रीज करते हैं, जो कपड़े की लॉन्ड्रीज होती हैं, उस कपड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए, कलर उसका मतलब क्या होता है, डिसअपियर नहीं हो, कलर उसका हटे नहीं, उसके लिए भी यूज करते हैं। वह आपका होता है लॉन्ड्रीज होता है। वो क्या कहलाता है आपका? लॉन्ड्रीज। इट रिक्वायर्ड सॉफ्ट वाटर, इसके लिए सॉफ्ट वाटर की आवश्यकता होती है। एंड फ्री फ्रॉम द आयरन एंड कलर। क्यों? बिकॉज द हार्डनेस इंक्रीज कंजप्शन ऑफ द सोप। आपको पता है कि हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर में क्या होते हैं, साबुन के झाग जो होते हैं वह नहीं दे पाता है। तो इस लॉन्ड्रीज में इसका यूज करते हैं, जिससे कपड़े मुलायम होगा और उस पर आयरन जो है आसानी से हो सकता है, कपड़े की लाइफ बरकरार रह सकती है। तो इसके लिए सॉफ्ट वाटर की यहां पर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है आपका पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज क्या होता है? यानी कागज उद्योग। कागज उद्योग क्या है? जिसपे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स होते हैं, कॉपीज होते हैं, डायरीज होते हैं, जितने प्रकार के पेपर्स होते हैं, ये सभी चीजें पेपर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत होते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में वाटर की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्ड वाटर फ्री फ्रॉम द सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक है, SiO2। मैंने बोला कि रिक्वायर्ड वाटर फ्री फ्रॉम SiO2। इसमें वाटर की आवश्यकता होती है, किसके रूप में? फ्री फ्रॉम SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में। और एंड उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो कागज की जो फैक्ट्रियां होती हैं, पेपर इंडस्ट्रीज जो होते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं। ओके, जिससे पेपर में कोई किसी प्रकार का दाग धब्बे ना हो, पेपर नीट एंड क्लीन हो। इसीलिए यहां पर पेपर इंडस्ट्रीज में भी वाटर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पॉइंट है कुकिंग। कुकिंग आपको पता है, कुकिंग, कुकिंग मतलब घरों में मां बहनें खाना बनाती हैं, कहीं कहीं हम लोग भी खाना बनाते हैं। तो अगर वाटर नहीं रहेगा, इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या मैं इस कुकिंग कर सकता हूं? हम लोग कुकिंग कर सकते हैं? नो। वाटर के कारण ही क्या होंगे? दाल बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, और क्या चावल बना सकते हैं फॉर कुकिंग। ये सभी यूजेज जो हैं आपके यहां लिख दिया। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि वाटर इज द वाटर इज लाइफ ऑफ अस। हम लोगों के लिए वाटर जीवन है। यानी आपको पता हो गया कि जल ही क्या है? जीवन है। जल ही हमारा क्या है? जीवन है। ठीक है, क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर देखते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो इसका मतलब हुआ हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी में जो कठोरता है, हार्डनेस, वह किस प्रकार से होता है, और कठोरता होने के कारण यह क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, वो चीज यहां पर डिस्क्राइब होगा। हार्डनेस इज द वाटर इज द कैरेक्टराइटिस विच द प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। ठीक है, मैं नोट कर देता हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है पॉइंट जो होगा? यानी हार्डनेस इज वाटर, हार्डनेस इज द वाटर। ठीक है, हार्डनेस इज वाटर, हार्डनेस इज वाटर कर दीजिए बेटा, हार्डनेस इज वाटर। क्लियर है?
इज डैट कैरेक्टराइटिस, इज डैट कैरेक्टराइटिस्ट, क्या है वो कैरेक्टर, क्या है इसका कैरेक्टर, इनका जो होगा वो नोट करेंगे। मीन्स विच प्रिवेंट द, विच prevent the, which prevent the lathering of soap। ये आपका हो गया, समझ में आ गया बच्चा। देखो एकदम सिंपल भाषा में मैं इसको एक्सप्लेन जो है आप लोग को जो समझ में आया इस तरह से आपको मैंने बताया कि हार्डनेस इज वाटर इज दैट द कैरेक्टराइटिस, यानी वाटर में जो हार्डनेस होगा उसकी जो कैरेक्टर्स होता है विच प्रिवेंट द लैथरिंग ऑफ सोप, यानी जो सोप जो होगा, साबुन जो होगा, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो भी चीज समझना है, वो चीज आपको समझना होगा। ठीक है, इट इज द कॉमनली डिफाइंड इज द सोप, आप देख सकते हो कि इट इज द कॉमनली डिफाइंड एज इट सोप कंज्यूमिंग द कैपेसिटी, नोट करते जा रहे हैं, इट इज द it is the commonly defined commonly defined it is the commonly defined as it soap, as it soap, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, soap consuming capacity consuming capacity, ये आपको समझ में आ गया। करा इट इज द कॉमनली डिफाइंड एज इट्स सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, उस सोप में कितनी कैपेसिटी होती है जो कि उस पानी के साथ वो झाग उत्पन्न कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना वो झाग उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कंसिस्ट ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड, जनरली सोप मतलब साधारणतः साबुन में क्या पाए जाते हैं, सोडियम साल्ट, जनरली सोप हैज सोडियम साल्ट्स, समझ में आ गई बात ना, जो कि क्या होता है हायर फैटी एसिड होता है, सोडियम सॉल्ट एज द हायर फैटी एसिड, समझ में आ गई बात ना। जनरली बताया गया कि सोप जो होता है, साबुन जो होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, जो एज द हायर फैटी एसिड, जो कि उच्च रूप से उच्चतम क्वालिटी के उसमें फैटी एसिड मौजूद होते हैं। अब उस मौजूद होने के कारण किस तरह से रिएक्शन तैयार होगा वो जानते हैं। कंजप्शन ऑफ द सोप बाय द वाटर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन, यानी कंजप्शन ऑफ द सोप ऑफ कंजप्शन ऑफ द सोप, ठीक है, कंजप्शन ऑफ सोप बाय वाटर इज मेनली ड्यू टू by water mainly due to
कंजप्शंस ऑफ द सोप बाय द वाटर mainly ड्यू टू क्या पाए जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर डिजॉल्व्ड ध्यान दीजिए, यानी जो लिखा हुआ है कि हार्डनेस के लिए मैं बता दिया कि जनरली द सोप हैज द सोडियम सॉल्ट एज द हायर फैटी एसिड, मतलब सोप में हायर एसिड के रूप में, हायर फैटी एसिड के रूप में सोडियम सॉल्ट पाए जाते हैं। यानी उस सोप में जब वाटर जो होता है मेनली क्या होते हैं, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर डिजॉल्व इन वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये वाटर का हार्डनेस होता है। वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर हो जाता है, जिसे हम कठोर जल कहते हैं। इसका रिएक्शन इसका देखेंगे, यानी सोप जो कि सॉल्युबल होगा, बट उसमें जो हार्डनेस जो होगा वह क्या होते हैं, किस तरह से वह कैल्शियम के जो कंपाउंड तैयार होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, वो देखते हैं। यानी सोप जो होगा, सोप C17H35, C17H35, COONA, ये आपका सोप हो गया। ये क्या हो गया? सोप हो गया। ठीक है। अब इसमें हार्डनेस जो होगा वो कैल्शियम क्लोराइड कराएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वाटर में हार्डनेस के जो कारण होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, तो वह वाटर क्या हो जाएगा? हार्डनेस हो जाएगा। तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड मैंने लिखा है जो कि हार्डनेस हुआ। अब यह रिएक्शन जब तैयार होगा तो बनेगा कैल्शियम एस्टियरेट। कैल्शियम क्या बनाएगा? एस्टियरेट बनेगा। वो होता है C17H35 COO, ठीक है, का ये होल ट्वाइस Ca एंड प्लस और जो बचेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। यही इसका जो नेम जो है, इसका नेम जो होगा, इसका नेम हो जाएगा आपका कैल्शियम एस्टियरेट। कैल्शियम, ये है कैल्शियम एस्टियरेट, एस्टियरेट हो गया, जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। और सोप जो होगा ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये जो है हार्डनेस है, हार्डनेस। समझ में आ गई बात ना? इट मींस दिस रिएक्शन शो द सोप the react with the hardness compounds to produce the calcium astearate, which is the insoluble in the water, but soap is the soluble in water. It is the complete reaction of the hardness of water. ये रिएक्शन जो हो गया, यानी आपको कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोप, तो सोप का ये लिख देंगे सोडियम एस्टियरेट, यहां पर इसका है, ठीक है, सॉल्युबल। ये सोप का फॉर्मूला है, ये सोप का फॉर्मूला है। और ये कैल्शियम एस्टियरेट जो तैयार हुआ ये इनसॉल्युबल है। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गई? अब चलते हैं इसके टाइप्स पे। कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ द हार्डनेस, यानी हार्डनेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस, यानी हार्डनेस के प्रकार।
ये हार्डनेस का जो प्रकार जो होगा वह दो तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया टेम्पोररी हार्डनेस एक होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक नेक्स्ट इज द परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस और नेक्स्ट इज द परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। टेम्पोररी हार्डनेस, there are two types of the hardness of water. First is the temporary hardness, also name is the bicarbonate hardness. इसे बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है। एंड द परमानेंट हार्डनेस, जो नॉन कार्बोनेट हाइड्रेट होते हैं। ठीक है। हार्डनेस नॉन कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर? यानी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हार्डनेस, तो जवाब आपका होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट इज द टेम्पोररी हार्डनेस, also known as the bicarbonate hardness, and second is the permanent hardness, also called the non-carbonate hardness. Clear? फर्स्ट टॉपिक आपको देखना है टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है? टेम्पोररी हार्डनेस सेकेंड नेम आपको पता हो गया। सेकेंड नेम बताओ, आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके आप इसको बता सकते हो। अभी मैं बताया हूं उसका क्या है, बाइकार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट हार्डनेस। यानी दोनों नेम सेम होता है, इसे बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। किसे? टेम्पोररी हार्डनेस को। क्लियर हो गया? अब टेम्पोररी हार्डनेस के बारे में आपको जानना होगा, वो बिल्कुल आप देखेंगे यहां पर कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे हम लोग दूर करते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग करके दूर कर सकते हैं। ठीक है। यानी टेम्पोररी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? बॉइलिंग करके हम लोग दूर कर सकते हैं। इस टेम्पोररी हार्डनेस के लिए क्या करना है आपको? क्या करना है? फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए, यानी बॉइलिंग करके आप इसे दूर कर सकते हैं, गर्म करके। जैसे हार्डनेस है वाटर में, वाटर को आप गर्म कर लेंगे, उसके जो आयंस हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं, वो क्या होगा? सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तली में बैठ जाएंगे, पुनः उसे क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। इट मींस जो उसके हार्डनेस जो होते हैं वो रिमूव कर जाएंगे और आपका वाटर बिल्कुल क्लीन और वो सॉफ्ट बन जाएगा। तो टेम्पोररी हार्डनेस जो होता है बाइकार्बोनेट हार्डनेस, इसीलिए उसे कहा गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस आपने देखा कि इसे किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग करके इसे हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूबल बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। यानी वाटर में जो सोल्यूबल जो होते हैं किसके? कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो मिले होते हैं, इट कैन बी द रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग। यानी आप जान सकते हो दिस टाइप ऑफ द हार्डनेस इज ड्यू टू द, इसमें लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ द this types of this type of hardness is due to of the presence of due to of the presence of calcium and
soluble bicarbonate of presence of soluble bicarbonate of मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। समझ में आ गई बात? ऐसे भी लिख सकते हो, आयंस नहीं इसमें नोट करिए, ठीक है। यानी इस तरह के जो हार्डनेस जो होगा, दिस टाइप ऑफ द हार्डनेस इज ड्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहां पर बाइकार्बोनेट है लिखा हुआ, कार्बोनेट किसके बाइकार्बोनेट? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिले होते हैं। अब इसी को इट कैन बी द रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग, it can be removed by boiling। इसे हम किसके द्वारा करते हैं? बॉइलिंग के कारण, जो कि आपका पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसे गर्म करके हम रिमूव कर सकते हैं। किसे रिमूव कर सकते हैं? बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट जो मिले होते हैं, उसे हम बॉइलिंग करके उस वाटर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्शन देख लेंगे। कैसे? आप रिएक्शन देखो इसका, जैसे है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहां पर देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, मिला हुआ है वाटर में। इसको हीट किया यानी गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां से क्या होगा? प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा, जो कि देयर आर नॉट सोल्यूबल, जो कि पीपीटी के रूप में होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में आपने देखा कि वाटर में calcium bicarbonate are present. When calcium bicarbonate by heating by product calcium carbonate, so it is the precipitate because it is not soluble in water, and carbon dioxide and water are also produced. ये carbon dioxide gas हो गया। Just like मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सेम कंडीशन होगा। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होगा वो प्रिसिपिटेट के रूप में बनेगा और क्या तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे और वाटर निकलेगा। यही रिएक्शन है जिसे कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस इट मीन्स बिल्कुल आसान तरीके से इसे हम बॉइलिंग प्रोसेस से उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है, दिस टाइप ऑफ द हार्डनेस इज ड्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूबल बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब विच वाटर डिजॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम, it removed the boiling process, so it can be removed by the boiling process. It is the reaction of the calcium bicarbonate. When heated, calcium carbonate, carbon dioxide and water are formed. This reaction, calcium carbonate, is the PPT. It means precipitates in Hindi अवक्षेप। It means it is the not soluble in water, so it is the precipitate. अब इस precipitate को क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे, which is the deposited in the crust and the bottom of the vessels. अब यह precipitate they are sedimentation on the bottoms.
अब इस प्रिसिपिटेट जैसे ही उसके अंदर बैठ जाएंगे, उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाटर प्राप्त हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग प्रोसेस, जो कि टेम्पोररी हार्डनेस के द्वारा इसे करते हैं। इट इज द ऑल्सो नेम ऑफ द बाइकार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गई बात ना। नेक्स्ट आप है इसका परमानेंट हार्डनेस, जिसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस, जिसे सेकेंड नेम से क्या जानते हैं आप, सेकेंड नेम इसका क्या है बेटा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है सेकेंड नेम। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, it is the second name, या it is the also known as non-carbonate hardness of the permanent hardness। परमानेंट हार्डनेस को भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है। क्लियर, यानी दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। यानी दिस टाइप, नोट दिस टाइप क्लियर है बेटा, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज this type of hardness is due to the presence of dissolved chloride and sulfates, due to the presence of dissolved chloride and sulfate of calcium and magnesium, chloride and sulfate of calcium and magnesium। यहां तक समझिए। This type of the hardness is the due to the presence of the dissolved chloride and sulfate of calcium and magnesium। Permanent hardness, it is the hardness of the presence of dissolved chloride and sulfate of calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट यदि वाटर में मिले होते हैं, वाटर में यदि डिजॉल्व होते हैं, तो वह कहलाता है आपका परमानेंट हार्डनेस, जिसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अब इसे दूर कैसे करेंगे? इट कैन नॉट बी द रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग। इसे गर्म करके नहीं दूर किया जा सकता है। इट कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग। ठीक है, इसे बॉइलिंग के द्वारा हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, बट इट कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम सोडा। लेकिन इट रिमूव्ड बाय लाइम सोडा। ठीक है, लेकिन इसे हम लाइम सोडा के द्वारा, बट इट रिमूव्ड बाय लाइम सोडा, इसे लाइम सोडा, जियोलाइट
के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। लाइम सोडा हुआ, जियोलाइट हुआ, ठीक है, जियोलाइट, जियोलाइट एंड जियोलाइट, आयन एक्सचेंज एंड द परम्यूटेड मेथड। जियोलाइट, उसके बाद आयन एक्सचेंज एंड परम्यूटेड मेथड के द्वारा, परम्यूटेड मेथड, समझ में आ गई बात ना। नेक्स्ट आप कर सकते हो, देखिए यहां पर कि परमानेंट हार्डनेस ऑल्सो नोन एज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। This type of the hardness is due to the presence of the dissolved chloride, dissolved chloride and sulfate of calcium and magnesium। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो परमानेंट हार्डनेस होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मिले होते हैं, जिसके कारण वह हार्डनेस होता है। बट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इसे हम बॉइलिंग के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते हैं। बट इट रिमूव्ड बाय लाइम सोडा, लेकिन हम इसे लाइम सोडा के द्वारा, जियोलाइट के द्वारा, आयन एक्सचेंज के द्वारा और परम्यूटेड मेथड के द्वारा हम परमानेंट हार्डनेस को अलग कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किस मेथड से? वह मेथड आपका जो होगा, वह मेथड होगा, उसमें हम क्या करेंगे? लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज एंड परम्यूटेड मेथड के द्वारा हम इसे परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बच्चा? अब उसके बाद है डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये देखें, व्हाट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस? डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है? यानी वाटर ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो हार्डनेस होगा हमेशा उसे कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा? टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य के द्वारा हम उसे, इक्विवेलेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा हम लोग उसे निकालते हैं। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर, मैं यहां नोट कर देता हूं, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। समझ में आ गया होगा बात? डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं? किसके टर्म को? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट टर्म के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस, यानी इसका जो
वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड आर, यानी समझना होगा आपको इक्विवेलेंट कितना होता है, ये आपको नोट करना होगा। ये आप नोट करके रखेंगे, हर एक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल कितना होगा, 100 होगा। एंड इक्विवेलेंट वेट इज 50, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? इट इज द नॉट इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट कैन बी द प्रिसिपिटेट इन वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपको याद करना होगा, इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल। नेक्स्ट ये आपका पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी आपको देखना होगा। पॉइंट नंबर बी में आपको क्या याद करना होगा, इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल, इट इज द मोस्ट insoluble salt that can be precipitated in water treatment, precipitate in water treatment, ठीक है, क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि डिग्री ऑफ हार्डनेस आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज द ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। वाटर डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए हमेशा आपको कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट पर वो डिपेंड्स होते हैं। नोट्स में 2 पॉइंट्स मैंने नोट कर दिया कि मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द 100 एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द 50। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं that can be precipitate, जो कि प्रिसिपिटेट के रूप में होता है in the water treatment, यानी जल उपचार के लिए, जल उपचार करने में या मैक्सिमम जो होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कंप्लीट आप इस तरह से कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होगा वो देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कुछ आज आपके मैं चार्ट पेपर पे कैलकुलेट कर देता हूं। अब इनका इक्विवेलेंट आपको निकाल के समझा देता हूं कि किस तरह से निकालते हो। यानी कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेशन of equivalent of कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपकी टॉपिक है। इनका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो जानते हैं। तो टू फाइंड आउट द हार्डनेस इज द गिवन वाटर सैंपल, यानी टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर इन द सैंपल, जो आपके कुछ वाटर के सैंपल दिए रहेंगे, उस सैंपल में आपको उसकी हार्डनेस आपको ज्ञात करनी होगी। इट इज द नेसेसरी टू द कन्वर्ट हार्डनेस ड्यू टू द डिफरेंट सॉल्ट, लाइक उसमें कई तरह के सॉल्ट होंगे, जो कि कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा एंड द मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे सॉल्ट उसमें हार्डनेस में प्रेजेंट होगा।
इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी टर्म का क्या करना होगा, इक्विवेलेंट किसके का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के रूप में निकालना होगा। देखते हैं इसकी जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ईवी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ जाएगा, ईवी मींस इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जो फॉर्मूला होती है वो मैं नोट कर रहा हूं, यानी मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग द सब्सटेंस, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग द सबस्टेंस, ठीक है, इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, अपॉन, अपॉन लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये हो जाएगा। इसके दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला आप अभी यहां पर नोट कर लीजिएगा, बहुत आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत ही वो मदद मिलेगी। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के लिए क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड के लिए क्या निकालना होगा, मास वेट ऑफ एसिड, मास वेट ऑफ एसिड अपॉन, अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन आयन, जिसे बेसिडिटी, बेसिडिटी भी कहते हैं, बेसिडिटी लिख दीजिए, ठीक है, बेसिडिटी, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड था, आप लिखेंगे केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ बेस के लिए लिखेंगे, बस अपोजिट कर देना है, मास वेट ऑफ बेस लिखेंगे यहां पर, मास वेट ऑफ बेस अपॉन, यहां एसिडिटी, यहां बेसिडिटी था, यहां पर क्या हो जाएगा बेस के लिए, एसिडिटी, ठीक है, क्या लिखना होगा, एसिडिटी, समझ में आ गई बात ना। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इस दोनों फॉर्मूले से आप को मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो समझ में आ गया बच्चा, क्लियर हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें कई तरह के पॉइंट्स में आपको एक लिस्टेड मैं बना दूंगा कि किस तरह से निकाला जाता है। तो आज की टॉपिक आपकी यहीं तक समाप्त होती है। मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर, रेसवा सेमेस्टर। तो आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्लियर कर लें। ये आज का फर्स्ट लेक्चर था, लेसन 2 वाटर। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।